Hello and welcome dear learners and students to Agri Economics 360। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स नेट 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि 12 नवंबर 2025 में हुआ था और पार्ट 2 जिसमें हम 61 टू 116 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे और पार्ट 1 में हमने कवर किया था 1 टू 60 क्वेश्चन को। और इसके लिए मैं हम एक्नॉलेज करना चाहूँगा मेरे पीएचडी स्कॉलर रूपाली, दीपिका, नीरज, मयानंद, प्रियेश एवं अन्य को, और एक अन्य सब्सक्राइबर धीरज, जिन्होंने हमें कमेंट्स करके कुछ क्वेश्चंस को कंपाइल करने में और सहायता की। तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा मैं उन सभी सब्सक्राइबर का, स्टूडेंट्स का धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत ही कीनली इन वीडियोस को देख रहे हैं और कमेंट्स में हमसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने में जो मिस्टेक्स हुई हैं उसको भी आप हमें बता रहे हैं, तो उसको भी हम कवर अप कर रहे हैं और कमेंट्स में आप देख सकते हैं कि हम रिप्लाई में उसके जवाब दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सेट है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे, हमने प्रयास किया है कि उन क्वेश्चंस को या उन टॉपिक्स को कवर कर पाएं जो इस एग्जाम में पूछे गए थे। तो उस हिसाब से ये एमबीक्यूज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सेट्स हमने बनाया है फॉर 2025 का जो नेट हुआ था उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, which is not an assumption of linear programming। यह पूछा गया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग का एजम्पशन इनमें से क्या नहीं है। लीनियरिटी, एडिटिविटी, सर्टेनिटी और इंक्रीज रिटर्न टू स्केल। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यह एजम्पशन लीनियर प्रोग्रामिंग का नहीं होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग के मेन एजम्पशंस हैं लीनियरिटी, एडिटिविटी, डिवाइजिबिलिटी एंड सर्टेनिटी, नॉट एन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ यह गलत आंसर था। नेक्स्ट 62, जीएसटी इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया में कब से लागू किया गया? अप्रैल 2016, जुलाई 2017, जनवरी 2018 और मार्च 2019। सो राइट आंसर इज जुलाई 2017। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंडिया में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया और इसको बहुत से वैट, है ना, और अन्य तरह के जो टैक्स सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको समाप्त करते हुए एक सिंगल टैक्स जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 5 स्लैब्स में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स IYC कब स्टार्ट हुआ या कब डिक्लेयर्ड है? 2020, 2021, 2025, 2024। सो आंसर इज 2025 को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। और क्यों? टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। इसका फर्स्ट मॉड्यूल जो यूनाइटेड नेशन ने पहले भी डिक्लेयर किया था वो 2012 में भी इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया था, परंतु ये सेकंड शेड्यूल में 2025 में IYC के नाम से इसे डिक्लेयर किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट इज एमोर्टाइजेशन प्लान मीन्स। एमोर्टाइजेशन का मेन मीनिंग क्या होता है? इंटरेस्ट ओनली पेमेंट, प्रिंसिपल ओनली पेमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एंड बलून रिपेमेंट। तो इनमें से क्या है? सो आंसर इज इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो एमोर्टाइज लोन जो होते हैं रीपेड थ्रू ए इक्वल इंस्टॉलमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के एक इंस्टॉलमेंट बनता है और उसी को ही हम कहते हैं एमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म एप्पल स्टोरेज इज अचीव्ड यूजिंग। स्टोरेज में एप्पल के स्टोरेज को कैसे अचीव किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए? थ्रू कोल्ड स्टोरेज, थ्रू डीप फ्रीजिंग, थ्रू कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज और आइस चैम्बर के थ्रू। जो आंसर इज कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर AC स्टोरेज के, CA स्टोरेज के द्वारा इसे किया जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं? कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज में एक लो ऑक्सीजन एंड हाई CO2 रेशियो मेंटेन किया जाता है जिससे एप्पल की सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है?
फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड कैबिनेट सेक्रेटरी. सो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर, बी. प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं इसके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग के. और ये पॉलिसी थिंक टैंक होता है जो जिसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को 2005 में. मीन्स नीति आयोग का पूर्व नाम क्या है हमारा? प्लानिंग कमीशन. और एम क्या है इसका? टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन. ठीक है, तो देश भर में स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए हमारा नीति आयोग काम करता है और इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट इज HACCP फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन विच कंट्री? कब इसकी शुरुआत हुई थी और कहाँ हुई थी? चाइना में, यूएस में, इंडिया में या कनाडा में? तो इसकी शुरुआत हुई थी यूएसए में. तो HACCP इंश्योर करता है फूड सेफ्टी बाय आइडेंटिफाइंग द कंट्रोलिंग बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल हैजार्ड्स, है ना. तो ये हैजार्ड्स, जो भी हैजार्ड्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था. और इसका ओरिजिनेशन हुआ था यूएसए में बाय नासा, जो उसकी स्पेस एजेंसी है ना. किस लिए? टू इंश्योर ए फूड सेफ्टी फॉर ए स्पेस मिशन. तो यहां से ये हुआ था और आज ये फूड सेफ्टी के लिए एक नॉर्म्स बन गया है HACCP. नेक्स्ट इज in which state there is no 2 or 3 tier cooperative structure, है ना. तो 2 या 3 tier cooperative structure कहाँ पे नहीं है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश. ठीक है, सो आंसर इज गुजरात. गुजरात क्या फॉलो करता है? ए सिंगल टायर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर अनलाइक अदर स्टेट, है ना. तो अदर स्टेट में क्या होते हैं? DCCBs होते हैं, है ना, ADBs होते हैं. और ऐसा ये एक 3 टायर स्ट्रक्चर बना होता है, पैक्स होते हैं. परंतु यहाँ पे गुजरात में एक सिंगल टायर स्ट्रक्चर है जो इसको कवर करता है. नेक्स्ट इज फार्म गेट प्राइस मीन. फार्म गेट प्राइस क्या होता है? प्राइस एट होलसेल मार्केट, प्राइस आफ्टर ट्रांसपोर्ट, प्राइस रिसीव्ड बाय फार्मर्स एट फार्म एंड रिटेल मार्केटिंग प्राइस. तो एज ए फार्म गेट प्राइस का मीनिंग है प्राइस रिसीव्ड बाय फार्मर एट फार्म. तो फार्म गेट प्राइस एक्सक्लूड करता है मार्केटिंग कॉस्ट एंड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट अर्निंग ऑफ फार्मर्स, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स की फील्ड से ही या फार्म गेट से ही प्रोड्यूस एजेंट्स ले जाते हैं और यही प्राइस रिसीव्ड बाय फार्मर एट ए फार्म कहलाता है फार्म गेट प्राइस. नेक्स्ट इज सहकार से समृद्धि इज ए विजन स्टेटमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्रिएटेड इन. किस साल में इस स्लोगन को या इस विजन को दिया गया स्टेटमेंट को? 2019, 2020, 2021 या 2022? तो आंसर इज 2021. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने क्रिएट किया था इस स्लोगन को, सहकार से समृद्धि. सो इंडिया में इस स्टेटमेंट को, सहकार से समृद्धि को, दिया था हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने. ठीक है, और वही इस मिनिस्ट्री के मंत्री भी. नेक्स्ट इज कैन ए ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन बी कन्वर्टेड इनटू ए लीनियर इक्वेशन? क्या ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन को कन्वर्ट किया जा सकता है लीनियर इक्वेशन में? यस, इट इज always linear. Yes, after taking a logarithm it become fully linear. No, it cannot completely converted into the linear forms because it constants interaction and square logs. Yes, it become linear under Cobb-Douglas assumption. So what is the answer? So answer is C. इसे नहीं किया जा सकता. क्यों? It cannot completely converted into the linear form because it contains interaction and स्क्वायर्ड लॉग्स. क्यों नहीं किया जा सकता है भाई? तो ये ट्रांसेंडेंस लॉगरिथम है प्रोडक्शन फंक्शन. क्या होता है? फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन फंक्शन है, इंक्लूड करता है स्क्वायर लॉग टर्म को, क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स को, और इवन आफ्टर टेकिंग ए लॉग्स दिस टर्म कैन नॉट मेक ए इक्वेशन
लीनियर, क्योंकि नॉन लीनियर पैरामीटर्स इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए अनलाइक द कॉप डगलस, जिसमें कॉप डगलस में क्या होता है, इसको लॉग्स लेने से हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट टू ट्रांसलॉग फंक्शंस में इसको फुल्ली ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है लीनियर इक्वेशन में, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, VIF यूज किया जाता है कि इसके लिए हेटेरोस्केडास्टिसिटी देखने के लिए, ऑटो कोरिलेशन, मल्टीकोलिनिटी या नॉर्मेलिटी देखने के लिए। सो आंसर इज मल्टीकोलिनिटी। सो VIF के थ्रू क्वांटिफाई किया जा सकता है डिग्री ऑफ मल्टीकोलिनिटी को इन अ रिग्रेशन मॉडल। सो आंसर इज मल्टीकोलिनिटी, सी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन और प्रमोशन ऑफ ए इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज कॉल्ड, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना क्या कहलाता है? कंज्यूमर पॉलिसी, कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मार्केटिंग। तो आंसर इज कंज्यूमरिज्म। ठीक है, तो कंज्यूमरिज्म refers to organized effort to protect consumer from unfair trade practices, है ना? तो कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसे कंज्यूमरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट इज कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है कॉप डगलस? कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, इंक्रीजिंग रिटर्न, डैम्पिंग मार्जिनल रिटर्न और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। आंसर इज कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉप डगलस का एज्यूम करता है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन इनपुट्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या है? तो एक डेफिनेशन के फॉर्म में हमें देके ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो स्टूडेंट ने इसे डेफिनेशन फॉर्म में हमें बताया था और हमने इसको दूसरे तरह से एक्सप्रेस किया है। तो व्हाट इज अनसर्टेनिटी? सिचुएशन वेयर आउटकम्स आर नोन विथ एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी, सिचुएशन वेयर फ्यूचर आउटकम्स अननोन है, प्रोबेबिलिटी भी अननोन है, सिचुएशन वेयर ऑल वेरिएबल्स आर रिमेन कांस्टेंट एंड सिचुएशन विथ नो रिस्क। सो अनसर्टेनिटी क्या है? सिचुएशन वेयर फ्यूचर आउटकम्स आर अननोन एंड प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी असाइन्ड। डेफिनेशन फॉर्म में अनसर्टेनिटी रिफर्स टू कंडीशन in which future events or outcome cannot be predicted, means unknown, and no meaningful probabilities can be assigned to them. Under risk, जब रिस्क की बात करते हैं हम, तो रिस्क में हमें क्या प्रोबेबिलिटी नोन होती है, और अंडर अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड और एस्टिमेटेड। सो दैट्स व्हाई आंसर इज बी। नेक्स्ट इज अथॉरिटी हैंडलिंग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कौन सी अथॉरिटी हैंडल करती है? एपीडा, नाफेड, ट्राइफेड और नाबार्ड। सो आंसर है हमें एपीडा, है ना? एपीडा रेगुलेट करता है एक्सपोर्ट और इवन इंपोर्ट प्रमोट इन एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो एपीडा है जो है एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो रेगुलेट करती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स आर गुड्स आर मेनली स्टोर्ड और मैनेज्ड बाय, किसके द्वारा किया जाता है मैनेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स को? स्टोर किया जाता है कहाँ पर? पब्लिक वेयर हाउसेस में, प्राइवेट वेयर हाउसेस में, रेंटेड वेयर हाउसेस में या कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस में? सो आंसर इज पब्लिक वेयर हाउस। सो व्हाट इज पब्लिक वेयर हाउस? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटी जब होती है गुड्स की, तो उन्हें स्टोर किया जाता है पब्लिक वेयर हाउसेस में, और ये पब्लिक वेयर हाउसेस स्पेशली होते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेस, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस, सेंट्रल वेयर हाउसेस, CWC फैसिलिटीज। इनमें क्या होता है? इन वेयर हाउसेस को एथोराइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या कस्टम्स के द्वारा टू मेक देम सूटेबल फॉर स्टोरिंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स अंडर द बॉन्ड अंटिल ड्यूटीज आर पेड। ठीक है, तो उनको एक स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी जाती है इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड के लिए, और एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है ना, जिसके लिए उसको सर्टेन फी देनी पड़ती है, बॉन्ड किया जाता है, और जब वो फी वो पे कर देते हैं तो वहां से वो अपने प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं, और यही फैसिलिटी कहलाती है पब्लिक वेयर हाउसेस।
जबकि प्राइवेट और रेंटेड वेयर हाउसेस इनमें क्या होता है, ऐसे कस्टम एथोराइजेशन नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज द लोगो विथ एन ओवल लीफ, ओवल एंड टू हैंगिंग स्ट्रिप्स, इन्वर्टेड वी शेप रिप्रेजेंट किसका लोगो है ये? नाबार्ड का, एफपीओ का, एनसीडीसी का या इफको का? सो आंसर इज एफपीओ। एफपीओ क्या है भाई? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। एफपीओ लोगो फीचर्स ओवल शेप और टू इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रिप्स, है ना। और एफपीओ मार्क क्या करता है? गारंटी करता है कि प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किया गया है हाइजेनिक कंडीशन में और फूड सेफ्टी इन्वायरमेंट को देखते हुए, और इस तरह ये इंश्योर करता है प्रोडक्ट हमारा फिट है कंजम्पशन के लिए। तो एफपीओ मार्क होता है ओवर शेप और टू स्ट्रिप विथ इन्वर्टेड वी शेप। सो आंसर इज एफपीओ फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। नेक्स्ट इज फिलिप कर्व्स स्टेट्स। शॉर्ट रन के लिए फिलिप्स कर्व क्या बताता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, नो रिलेशनशिप और वर्टिकल। सो आंसर इज फर्स्ट, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को बताता है फिलिप्स कर्व शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में फिलिप्स कर्व ट्रेड ऑफ बताता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मीनिंग क्या है कि जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? डिक्रीज होगी, और उसी तरह वाइस एंड वर्सा, जब इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, परंतु लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व क्या बताता है? वर्टिकल हो जाता है, बट इन शॉर्ट रन ये क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, और ये हमें आंसर देता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट इज in project cycle, the most crucial stage is appraisal, implementation, evaluation and monitoring. So implementation is the right answer. क्यों? all stage necessary है, प्रोजेक्ट के लिए वाइटल है, बट इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो मोस्ट क्रूशियल सिंगल स्टेज होती है, क्योंकि इसके द्वारा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है डिलीवरिंग ऑफ प्रोजेक्ट का और ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, और इसके थ्रू टेंजिबल रिजल्ट्स को जनरेट किया जाता है। दैट्स व्हाई implementation stage is a most crucial stage in project cycle. Next is natural resources sir. क्या होते हैं natural resources? Basis of life होते हैं, water, plant and coals होते हैं, independent for human activities है या none है। ठीक है, तो ये हमारी basis of life है natural resources। तो natural resources such as air, water, soil, forest, minerals and fossil fuels आर फाउंडेशन ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर ये डिप्लीट हो गए ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस जिसको रीजनरेट नहीं किया जा सकता बाद में, और ये इसलिए हमारी बेसिस ऑफ लाइफ कहलाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, linearity, constant return to scale, increasing return to scale and homogeneity. सो आंसर इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का एजम्पशन नहीं है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम करता है होमोजेनिटी ऑफ डिग्री 1 और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड इनपुट्स आर परफेक्टली डिवाइजेबल एंड सूटेबल फॉर सम डिग्री, है ना। तो ये जो आंसर है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इज। नेक्स्ट इज which of the following index number known as ideal index? Lesperance, Paschen, Fisher and Bowl. तो जो फिशर इंडेक्स है वो आइडियल इंडेक्स कहा जाता है। क्यों? सो फिशर आइडियल इंडेक्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रे एंड पैश्चे index and called ideal because it satisfies the time reversal and factor reversal test of index number theory. तो जो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल कंपोनेंट वो अपने आप में लिए होता है इस इंडेक्स नंबर थ्योरी का, दैट्स वाई इसे एक आइडियल इंडेक्स नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द टेक्स्ट मल्टीप्लायर इफ एमपीसी इज 0.8, है ना।
तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था। यहाँ पे हमने एजम्पशन लिया है, एग्जैक्ट नहीं, बट इसी तरह का एक टैक्स मल्टीप्लायर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो टैक्स मल्टीप्लायर क्या होगा जब एमपीसी 0.8 होगा? 4 माइनस 4 0.25 और माइनस 0.25, है ना। सो आंसर इज 4, सॉरी -4 बी। क्या है? क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव साइन लिए रहता है। क्या है फॉर्मूला टैक्स मल्टीप्लाई का? माइनस एमपीसी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। सो माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8, सो माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, सो आंसर इज 4। तो इसको इंटरप्रेट ऐसे कर सकते हैं कि अगर 1 रुपये टैक्स कम किया जाता है तो नेशनल इनकम कितनी बढ़ जाएगी? 4x बढ़ जाएगी। ठीक है, सो आंसर इज बी, -4। नेक्स्ट वन इज IRR रिप्रेजेंट्स। IRR क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट that makes NPV 0, profit percent, and market interest rate. So answer is discount rate that makes NPV 0. So IRR हमें बताता है डिस्काउंट रेट के बारे में जो इक्वल्स करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो विद द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज 0। NPV इज 0 को बताता है IRR। नेक्स्ट इज मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी मेजर्स एम्स टू। क्या रहता है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी का एम? स्टेबलाइज इकोनॉमी, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस जीडीपी एंड इंक्रीज टैक्सेस ओनली। सो आंसर इज स्टेबलाइज इकोनॉमी। मेन गोल होता है प्राइस स्टेबिलिटी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, दैट मीन्स इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करने का मेन गोल होता है। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। क्या होता है? 0, 1, इनफाइनाइट एंड मोर देन 1। सो आंसर इज 1। कॉप डगलस जो होता है प्रोडक्शन फंक्शन, उसके लिए जो इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है वो इक्वल्स टू 1 होती है या 1 होती है। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के लिए क्या होती है? 0, 1, मोर देन 1 या कांस्टेंट। सो इसका आंसर है कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। तो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन परफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी के लिए, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट। नेक्स्ट इज इफ द सेविंग फंक्शन s equals to -200 plus 0.8 ys, और तब इक्विलिब्रियम इनकम क्या होगी? 200, 250, 300 या 400? जो एज ए इक्वेशन अगर हम माने, जो कीनजियन सेविंग फंक्शन होता है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू इनकम होता है, दैट इज एस इज इक्वल टू ए प्लस एमपीसी इंटू वाई डी, है ना। सो यहाँ जो दिया हुआ है -200, 0.8 एंड वाई डी, और यहाँ पे हम सप्लाई को अगर 0 माने एज्यूम करके, बिकॉज इन इक्विलिब्रियम, सो 0 इक्वल्स टू -200 प्लस 0.8 वाई डी, सो 200 बाई 0.8 इक्वल्स टू 250। सो इक्विलिब्रियम इनकम जो है वो हमारी हुई 250। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड करता है? करेंट एंड कैपिटल अकाउंट, ओनली करेंट अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट एंड एक्सपोर्ट आइटम्स ओनली। सो ये इंक्लूड करता है करेंट एंड कैपिटल अकाउंट को। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल्स टू करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिशंस, है ना। सो इसलिए करेंट एंड कैपिटल अकाउंट को इंक्लूड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स? इनकम, longevity, knowledge and standard of living. So answer is income. तो HPI जो है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स यूज करता है डिप्रीविएशन ऑफ लाइफ, नॉलेज एंड लिविंग स्टैंडर्ड। इनकम को ये इंक्लूड नहीं करता। सो हियर आंसर विच इज नियरली परफेक्ट, जो एक्सक्लूड होना चाहिए इज इनकम। नेक्स्ट इज कालिया स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन स्टेट ऑफ ओडिशा, बिहार, राजस्थान और गुजरात।
तो ये जो कालिया स्कीम है ओडिशा स्टेट में लॉन्च हुई है और इसका फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जो उड़ीसा के किसानों की वेलफेयर के लिए स्कीम लॉन्च की उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो आंसर इज ओडिशा। नेक्स्ट इज शूमटर्स मॉडल एक्सप्लेन। क्या करता है शूमटर्स मॉडल एक्सप्लेन? बिजनेस साइकिल थ्रू इनोवेशन, मनी सप्लाई चेंजेस, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इसका आंसर है बिजनेस साइकिल थ्रू इनोवेशन। तो शूमटर ने जो एम्फेसाइज किया था इनोवेशन पे किया था एज ए कॉज ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। सो शूमटर का जो मॉडल है वो बिजनेस साइकिल इनोवेशन पे फोकस्ड होता है। नेक्स्ट इज ISLM curve shows relation between output and tax, interest rate and income, interest and unemployment and government expenditure and inflation, है ना। तो ISLM रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट, that is IS, and money market LM. So answer is interest rate and income. B. Aggregate supply curve in classical model is, है ना। क्लासिकल मॉडल में एग्रीगेट सप्लाई कर्व का शेप क्या होता है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड स्लोपिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग। सो आंसर इज वर्टिकल। जो क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो वर्टिकल होता है इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी इन विच ईयर, है ना, कि सेबी ने किस ईयर में ऑप्शन ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया था? 2000, 2001, 1995 और 1998। तो आंसर इज इन 2001 सेबी ने अलाउ किया था इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग को, है ना। सो आंसर इज 2001। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? प्रोवाइड टाइमली क्रेडिट टू फार्मर्स, इंश्योरेंस, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। सो आंसर वी नोज प्रोवाइड टाइमली क्रेडिट, है ना। जो सीजनल क्रेडिट है उनको ऑन सीजन मिल पाए, तो केसीसी प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल टाइमली क्रेडिट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन नीड्स के लिए। नेक्स्ट इज PVFRA एक्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय, कौन करता है एडमिनिस्ट्रेट PVFRA एक्ट को? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, ICR, DAC एंड FA एंड एपीडा। तो आंसर इज इसको रेगुलेट करता है PVPFRA, मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी। इसको मैनेज, क्योंकि ये एक ओन स्टेटूटरी अथॉरिटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। तो इसको PVPFRA ही अपने आप में मैनेज करता है। नेक्स्ट इज ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? मोर इंस्ट्रूमेंट दैट नीडेड, नो इंस्ट्रूमेंट, इक्वल नंबर ऑफ इक्वेशन एंड सिंगल इक्वेशन। So answer is more instrument than needed. तो over identified identification का मीनिंग है नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मोर होते हैं टू द एंडोजीनस वेरिएबल्स, है ना। तो मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है। ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन का मीनिंग होता है मोर इंस्ट्रूमेंट देन नीडेड। नेक्स्ट इज IRR इज, क्या बताता है IRR या क्या है? डिस्काउंट रेट मेकिंग NPV 0, profit per year, cost of production and market rate. So answer is discount rate making NPV 0. IRR होता है internal rate of present value of inflows equals to the investment. So answer is A. Next is types of data, है ना। इसमें कौन से डाटा के प्रकार हैं? क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज, पैनल एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये तीन प्रकार के होते हैं फंक्शनल डाटा इन इकोनॉमिक्स, क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज एंड पैनल। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज if n number of categories are present, the number of dummy variable requires. So dummy variable कितने होंगे जब n number of category होगी? n, n plus 1, n minus 1 and 2n. So correct answer is n minus 1. क्या regression analysis में because of quantitative या categorical variable जिसको हम dummy variable कहते हैं n category, so n minus 1 dummy variables हम लेते हैं to avoid dummy variable trap and
परफेक्ट मल्टीकुलरिटी अगर रिग्रेशन मॉडल में है तो। एग्जाम्पल क्या है? इफ वेरिएबल्स लाइक एजुकेशन लेवल हैज 4 कैटेगरी, वी क्रिएट 3 डमी वेरिएबल्स, सो आंसर इज n-1, that is option C. नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, किससे डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउस होल्ड बिहेवियर, एग्रीगेट डिमांड, जीडीपी एंड नन। तो हमें पता है कि इंडिविजुअल की बात करते हैं हम तो हाउस होल्ड, so microeconomic studies individual unit like consumer and firms. Next is social welfare function introduced by Bergson and Samuelson, Keynes, Fisher and Robertson. So answer है Bergson and Samuelson ने जो किया था social welfare function को introduce किया था to measure societal welfare. So answer is A, Bergson and Samuelson. Next is GDP at market price क्या होता है? GNP market price minus NFAI, NFIA, GNP at factor cost, NNP at factor score और NNP at market price. So आंसर जो है करेक्ट है वो GNP at market price minus NFA. तो GNP at market price minus net factor income from abroad जो होती है NFIA, net factor income from abroad को अगर हम रिड्यूस करें तो हमें मिलता है GDP at market price. Next is लाइफ साइकिल कंजम्पशन मॉडल स्टेट्स, क्या बताता है लाइफ साइकिल कंजम्पशन मॉडल? कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन लाइफ इनकम, ओनली करेंट इनकम, ओनली सेविंग एंड ओनली एसेट्स. सो ये हमें बताता है कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन लाइफ टाइम इनकम. तो मोदी गिलानी ने कहा था कि पीपल प्लान कंजम्पशन ओवर ए इंटायर लाइफ टाइम, है ना. तो लाइफ टाइम कंजम्पशन थ्योरी में उन्होंने कहा था कि लोग अपने टिल रिटायरमेंट तक जाके प्लान करते हैं किसको? अपने कंजम्पशन को, है ना. तो कंजम्पशन उनका जो रहता है लाइक परचेज ऑफ हाउसेस, है ना, ये सब जो चीजें हैं वो अपने लाइफ टाइम के हिसाब से प्लान करता है. सो आंसर इज कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन लाइफ टाइम इनकम. नेक्स्ट इज इन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी व्हाट इज पर यूनिट प्राइस और प्राइस लेवल इफ m इज 2500, v is 4 and t is 1000 यूनिट, है ना. सो क्या आंसर होगा? 5, 10, 20 या 25? सो जो प्राइस लेवल है वो कैसे कैलकुलेट होगा? जो मनी सप्लाई दी गई है हमको 2500, वेलोसिटी ऑफ मनी दी है 4 एंड ट्रांजेक्शन इज 1000 यूनिट गुड्स दिया है. एज वी नो जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज होता है थ्योरी ऑफ मनी में mv इक्वल्स टू pt. तो यहाँ पे हमें m दिया है 2500, v दिया है 4, p या हमें निकालना है प्राइस एंड यूनिट दी हमको 1000. सो इस हिसाब से 10,000 इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई 1000, सो 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल्स टू 10. तो पर यूनिट प्राइस जो है वो 10 रुपी पर यूनिट प्राइस ज्ञात होगी हमें. नेक्स्ट इज PPV FRA एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर, है ना. किस ईयर में PPV FRA एक्ट को बनाया गया है? 1998, 2001, 2005 एंड 2010. सो आंसर इज 2001 में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट PPV FRA एक्ट को पास किया गया था, है ना. क्यों? टू प्रोटेक्ट प्लांट ब्रीडर राइट्स एंड फार्मर्स राइट्स ओवर अ प्लांट वेराइटी, कि जो भी ट्रेडिशनल वेराइटी है या मॉडर्न डेवलप्ड वेराइटी है उसको PPV एंड FRA के थ्रू रजिस्टर करके उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए 2001 में. नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, किस ईयर में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया में स्टार्ट की गई? 2019, 2020, 2021 या 2022, है ना. सो आंसर इज 2021, जब क्या क्या था भाई? सहकार से समृद्धि का नारा दिया गया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट की थी सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इन जुलाई 2021 टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड इंप्रूव द कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को. नेक्स्ट इज GI टैग इज इशूड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, GI कौन इशू करता है? एपिडा, ट्रिप्स सेक्रेटेरिएट, नाबार्ड और जियोग्राफिकल इंडिकेशन
registry. So answer is as no geographical indication registry. तो GI टैक्स इंडिया में ग्रांट किए जाते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जिससे जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिल पाए और जिससे उस प्रोडक्ट का संवर्धन और प्राइस गेन हो पाए. नेक्स्ट इज वेरियस बैंक कियोस्क सिस्टम आर कॉमनली नोन बाय विच शॉर्ट नेम, है ना. SBI का CPI, CSP, PNB का BC, बैंक ऑफ इंडिया का DKS, SBI का ATM, PNB का UPI, BOI का RTGS. ये कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पेयर सही है? तो आंसर इज SBI का CPS कस्टमर सर्विस पॉइंट, PNB का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंक ऑफ इंडिया का DKS डीपनिंग सर्विस कियोस्क. इन नामों से जाना जाता है इन बैंकों के कियोस्क को. नेक्स्ट इज इफ NPW at 20% is 300, NPW net present worth is 30% is 100, तो IRR क्या होगा? 32, 35, 28 या 40. सो एज द सॉल्यूशन हमको एस्टिमेट करना है. IRR का फॉर्मूला है I1 प्लस NPW ऑफ 1 डिवाइडेड बाई NPW ऑफ 1 माइनस NPW 2 इंटू I2 एंड I1. सो यहाँ पे हमें दिया है I1 इज 20%, उसका IPW 300, I2 दिया है हमें 30 और उसका NPW दिया 100. तो इसको फॉर्मूला में पुट करने से 20 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 100 इंटू 30 माइनस 20. तो सॉल्व करते हुए हमको आया 20 प्लस 1.5 इंटू 10, तो 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35. तो राइट आंसर इज 35, है ना, कि 35% होगा IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. नेक्स्ट वन इज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन. कब इक्विलिब्रियम अचीव होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम. सो करेक्ट आंसर इज जब हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल करेगा एग्रीगेट सप्लाई से, डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जिससे क्या होगा, या उसे किसी और तरह से बोला जा सकता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर एक्चुअल आउटपुट के बराबर हो, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो और नो अनप्लान्ड इन्वेंट्री चेंजेस आए, जिससे हमारे GDP पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा इंक्रीज या डिक्रीज होने का. वही सिचुएशन कहलाएगी एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. तो आंसर इज बी. नेक्स्ट इज इफ इन्वेस्टमेंट चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 30 करोड़ एंड MPC इज 0.75, व्हाट आर द चेंज इन इनकम, है ना, 60 करोड़, 90 करोड़, 120 करोड़ या 150 करोड़. सो एस मल्टीप्लायर K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC. तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.75 जो हमें दिया है ना, तो इससे हमको निकल के आएगा क्या, हमारा K मल्टीप्लायर. यहाँ पे चेंज जो हमको देखना है इनकम में, तो K इंटू चेंज इन I जो हमें दिया, हमने निकाला 4 इज मल्टीप्लायर हमारा, और 30 जो हमें दिया गया था चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सो इससे हमें निकल के आया 120 करोड़. तो चेंज इन इनकम इज 120 करोड़, ऑप्शन इज सी, है ना. तो हमें पहले तो हमें मल्टीप्लायर K निकालना पड़ेगा जो हमारा आया 4, और उसको हमने चेंज इन इनकम से जो कि 30 है इन्वेस्टमेंट से, उससे डिवाइड किया. सो हमारा आंसर निकल के आया चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 120, change in Y equals to 120. So next is when an increase in investment lead to multiple increase in income, the concept is known as. क्या होगा भाई, जब हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे जिसके कारण मल्टीपल इंक्रीज आएगा इनकम में, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? एक्सीलरेटर, मल्टीप्लायर, प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्फ्लेशनरी गैप. सो आंसर इज मल्टीप्लायर, है ना. तो किंजियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है जब Y इज मोर देन चेंज इन I, मीन्स चेंज इन इनकम ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट से. क्यों? तो स्मॉल राइज इन इन्वेस्टमेंट लीड करता है मेनी टाइम राइज इन नेशनल इनकम ड्यू टू द
चेन रिएक्शन ऑफ स्पेंडिंग। इस वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है। So, dear learners, thank you for watching. Please do follow, subscribe Agri Economics 60 for lecture like these interesting videos. और हमें जरूर कमेंट करके बताएं जो क्वेश्चंस हमसे छूटे हैं। अगर आप मेमोराइज कर पा रहे हैं तो उस MBQs को कंपाइल करने में हमारा सहयोग करें। Once again, thank you so much for watching.